Good evening, students. Today, in this video lecture, we are going to start chapter number 2, that is India Events After 1960. I hope you are doing well. So, let's start this chapter today. So, first of all, we will go through the subtopics of this chapter. So, India Events After 1960. After the independence, uh, मीन्स 1960 के बाद जो इवेंट्स इंडिया में हुई, दोज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो द 1960s के डिकेड में क्या हुआ, देन what are the events in 1970s decade, then we will move to the 1980s में जाएंगे हम. 1980s के पीरियड में 10 सालों में क्या हुआ, देन द चेंजेस आफ्टर 1991, देन इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई आफ्टर 1960. चेंजेस इन द सोशल फील्ड, what are the social changes in that period. ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे. सो इन टॉपिक्स को लेकर हम ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से करेंगे. एंड आफ्टर दैट एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स on this chapter. So let's start with the first paragraph. India became independent in 1947. See, India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. So 1947 में इंडिया को स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम मिला, एंड इंडिया ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी अडोप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 1950 में उसको अडोप्ट किया और एक डेमोक्रेटिक नेशन बन के इंडिया वहाँ पे आया, सॉवरेन डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. द इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज़ एंड कास्ट लिव टुगेदर. द इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टीकल्चरल, not a single religion, not a single language, not single ethnicity, यानी कि वंश. तो किसी भी एक धर्म का, भाषा का या किसी एक वंश का या किसी एक जात का समाज इंडिया में नहीं रहता. सो इंडिया इज़ द डाइवर्स कंट्री with various languages, religions, castes, ethnicities, cultures. All these things are combinedly dwells in India. So multicultural nation है ये इंडिया. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. So इंडिपेंडेंट के बाद जो शुरुआती दौर था उसमें इंडिया को अलग अलग इश्यूज़ का सामना करना पड़ा. डिफरेंट इश्यूज़ पे इंडिया को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े, जैसे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे थे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, सोशल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम थे. सोशल डेवलपमेंट होना ज़रूरी था इंडिया में क्योंकि समाज जो था थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, बैकवर्ड सोसाइटी वॉज देयर. इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक कंडीशन भी
उस समय की हम बोल सकते वीक थी। ये सभी चैलेंजेस इंडिया के सामने वहाँ पे थे। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसिस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India. सो प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करके और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण होना जरूरी था। और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करनी थी या पॉवर्टी हमें गरीबी जो है दूर हटानी थी इंडिया से, तो उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना करना और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, ये चीज़ें इन माध्यम से वो होने वाला था। Successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. इलेक्शन सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट करना और लोक जो कि लोकतंत्र की जो परंपराएं हैं, जो लोकतंत्र भारत में देखने को मिलता है, लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, तो उन परंपराओं पर विश्वास करना और इलेक्शंस को सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट करना, इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. और उसी दौरान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ, पॉवर्टी दूर हटाने के साथ साथ अलग अलग पॉलिसीज़, अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए। किसके लिए? वीकर सेक्शंस के लिए, गरीब जो वर्ग है उनके लिए, जो समाज में बैकवर्ड क्लासेस है, वीकर सेक्शंस है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो वीकर है, एजुकेशनली जो वीकर सेक्शंस है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था, तो वो भी किया गया। सो ये ओवरऑल 1960 के बाद में हुआ। तो पर्टिकुलरली हम अभी 1960s का पीरियड जो है वो देखेंगे। So in the decade of the 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. कि 1960 के 10 डिकेड में, डिकेड यानी दशक जो होता है, 10 सालों का एक पीरियड, तो उसमें सेवरल इवेंट्स हुई, अलग अलग घटनाएं हुई कि जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन पे पड़ा इंडिया के। The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. So as we know that after the independence, India was divided into many provinces and princely states. So it was organized, reorganized, restructured by the initiative of Sardar Vallabhbhai Patel. But till 1960, Goa, Diu, Daman, these territories were not freed from the Portuguese rule. The Portuguese rulers were ruling there in Goa, Diu, Daman. So these parts of the country became freed in 1960. So गोवा, दीव, दमन इनका भी वहाँ पे फेडरेशन में उनको लाया गया और वो पार्ट बनाए गए इंडियन फेडरेशन के। द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962 between two countries. इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्दर्न बॉर्डर जो है हमारी, वहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में बहुत सालों से एक वॉर या कुछ टेंशन्स चल रहे थे, कुछ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे बहुत दिनों से। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 1962 में वॉर हो गया चाइना और इंडिया के बीच में। सो 1950 से लेकर 1962 तक जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे और 1962 में उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक वॉर में हुआ। दिस वॉर फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। सो देयर इज़ अ मैकमोहन लाइन ऑन द चाइना एंड इंडिया बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर. So
on the McMahon line there the region is there. So the war was fought between the two countries, that is China and India. After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. सो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, की जो पॉलिटिकल जो फ्रीडम मूवमेंट में भी एक्टिव रोल उनका था, वही प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के और उन्होंने आगे इंडिया को लीड किया. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. सो हाउ शुड बी इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बी लाइक. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, परराष्ट्र नीति कैसी होगी. तो फॉरेन पॉलिसी को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे रहा है. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट. इंडिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है. जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964. 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई, वो चले गए. लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के पंतप्रधान बने या प्रधानमंत्री बने. ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965. सो आपको अभी भी पता है कि करंटली कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वॉर चलता रहता है. तो उस समय से इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो चालू है. तो इंडिया और पाकिस्तान में 1965 में वॉर हुआ. वो उनके ही कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री तब प्रधानमंत्री थे. द सोवियत रशिया ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज. सोवियत रशिया जो उस समय का यूनियन था, उसने ट्राई किया कि हम इसमें मध्यस्थी कर दो कंट्रीज़ के बीच में जो मामला है कश्मीर को लेकर वो सुलझाने का प्रयास करें. लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथ हिज लास्ट एट ताशकंद इन 1966. ताशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी आखिरी सांस ली और वो भी इस दुनिया से चल बसे. लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान. जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने भारत को दिया, विद विच ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स. कि इसके ज़रिए उन्होंने सोल्जर्स का और इंडियन फार्मर्स का योगदान या कंट्रीब्यूशन जो है या महत्व है वो स्पष्ट रूप से भारत को बताया. इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966. सो आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. हर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वॉज एडमायरेबल. उनकी जो निर्णय क्षमता है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और उस समय उन्होंने ऐसे कुछ डिसीजंस लिए कि जिसकी वजह से उनको एक अच्छा डिसीजन मेकर या उनकी एबिलिटी जो है वो अच्छी है ऐसे माना जाता है, प्रशंसा की जाती है. Her decisions regarding the nationalization of banks and cancelling pensions of princes had far-reaching effects. So, 1947 के पहले जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनको कुछ पेंशन्स चालू थे सरकार की तरफ से, ब्रिटिश रूलर्स की तरफ से, तो वो कंटिन्यू चल रहे थे अभी तक. और एक तरफ जो बैंक्स हमारे देश में थी तो वो बैंक्स जो है वो कहीं पे कुछ तो कोऑपरेटिव बैंक्स वो थी या तो प्राइवेट बैंक्स थी, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और प्रिंसेस के पेंशन्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए. तो ये दो बड़े डिसीजंस इंदिरा गांधी ने उनके कार्यकाल में लिए. ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर. सो उनके ही कार्यकाल में उस समय पाकिस्तान के जो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ थी ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी का जो बांग्लादेश है, वहाँ पे पाकिस्तान अपनी ऑपरेसिव पॉलिसीज़ लगा रहा था.
तो उसका भी रिजल्ट ऐसा हुआ कि एक बड़ी मोमेंट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. दिस मोमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बहिनी. तो मुजीबुर रहमान इनके नेतृत्व में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मुक्ति बहिनी, ये मूवमेंट चलाई गई. दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया. सो ईस्ट पाकिस्तान में यानी अभी के बांग्लादेश में उस समय जो क्राइसिस चल रहा था, तो उसका जो परिणाम है वो इंडिया पर भी हुआ. और क्योंकि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया, कि वहाँ से जो क्राइसिस चल रहा था उस समय, तो उसकी वजह से बहुत ही जो बहुत बड़ी मात्रा में रेफ्यूजीज यानी शरणार्थी जो कि किसी डर के वश यहाँ पे इंडिया में आने लगे. सो बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए उस समय. सो दिस इज़ अबाउट द 1960s पीरियड. या आपने या अभी सीखा कि 1960s में क्या चल रहा था, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर. सो 1960s डिकेड saw three prime ministers, Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and then Indira Gandhi. Then we will come to the 1970s period. 1970s. The 1971 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh. सो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ, जो युद्ध हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि एक नई कंट्री वहाँ पे बन गई जो कि बांग्लादेश है. जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पे वो बांग्लादेश बन गया. रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधीज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वॉज प्रोमिनेंट इन दिस इशू. और इस इशू में इंदिरा गांधी जी का जो रोल है वो महत्वपूर्ण रहा. बहुत ही प्रभावशाली रोल उनका इसमें रहा. एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी टू यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेस, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. So, इंडिया की जो पॉलिसी थी एटॉमिक एनर्जी को लेकर, अणु ऊर्जा को लेकर, फॉर द पीसफुल पर्पजेस, नॉट फॉर एनी वॉर पर्पजेस बट पीसफुल पर्पजेस. सो इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट. सक्सेसफुली इंडिया ने अपना जो टेस्ट थी, अंडरग्राउंड टेस्ट एटॉमिक डिवाइस एटॉमिक एनर्जी को लेकर, वो कैरी आउट किया पोखरन में, राजस्थान में 1974 में. In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. So earlier Sikkim was not the state of Indian Federation. इंडिया का वो राज्य नहीं था सिक्किम. लेकिन 1975 में सिक्किम के लोगों ने इंडिया में रहना है, इसके लिए उन्होंने अपना ओपिनियन इस चीज़ को लेकर दिया कि हम इंडिया में रहेंगे, इंडियन रिपब्लिक को हम ज्वाइन करेंगे. सो सिक्किम एक इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट बन गया, पूरी तरीके से वो राज्य बन के इंडियन फेडरेशन में जुड़ गया. ड्यूरिंग दिस डिकेड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी. इस डिकेड में 1970s के डिकेड में गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमरजेंसी. कि जो कुछ भी वहाँ पे इमरजेंसी किस किस दौरान लगाई जाती है, किस सिचुएशन में इमरजेंसी लगाई जाती है, तो
वो जो कुछ भी वहाँ पे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए थे उसके अनुसार कुछ क्राइसिस हुआ होगा तो उन्होंने वो इमरजेंसी लगा दी. ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स वेर सस्पेंडेड. उस समय क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, सभी भारतीय लोगों के फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार क्या हुए, सस्पेंड कर दिए गए. उनको इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट से दूर रखा गया उस दौरान जब वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई थी. ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वेर रेस्ट्रिक्टेड. व्हाट हैपन ड्यू टू दिस इमरजेंसी? So Indian administration became disciplined. Everything was occurring in the discipline, but the the cost we pay for this was the human rights were restricted of Indian citizens. And as we know that human rights are so important, so much important that no one can, including government also, government cannot also restrict the rights. Okay, so these rights are very very important. You will learn in civics that how many important are the fundamental rights. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977. So this emergency period lasted from 1975 to 1977. 2 साल के लिए इमरजेंसी बनी रही. एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शंस वेर कंडक्टेड. और उनके बाद जो इलेक्शंस होते हैं देश में वो जनरल इलेक्शंस वहाँ पे हुए. ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी मेनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी. तो इमरजेंसी के बाद जो भी सिचुएशन तैयार हुई उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेनी अपोजिशन पार्टीज़ एक साथ मिल गई और उन्होंने जनता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई. द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वाज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म्ड जनता पार्टी. तो जनता पार्टी जो बनी थी नई उसने कांग्रेस पार्टी का एक पराभव कर दिया, जो कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की लीडर थी उस समय. Morarji Desai became the prime minister, but under his leadership, the Janata Party government could not last long due to the internal differences. अब जनता पार्टी जो है वो बनी हुई थी अलग अलग अपोजिशन पार्टीज से मिलकर बनी हुई थी. तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी का सरकार जब आया तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हुए. बट हुआ क्या कि इंटरनल कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ उनमें उनके जो मतभेद पार्टी में थे उसकी वजह से ये जो सरकार है जनता पार्टी का ज़्यादा देर टिक नहीं पाया. चरण सिंह सक्सीडेड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वाज अ शॉर्ट लिव्ड वन. उनके बाद चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए बट उनका भी गवर्नमेंट कुछ थोड़े समय के लिए ही चला. इलेक्शंस वेर कंडक्टेड once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. 1980 में फिर से इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गई और उसकी लीडर हमेशा की तरह इंदिरा गांधी पीएम बन गई. सो दिस इज़ द अबाउट द 1970s डिकेड. तो 1960 से लेकर 70 तक हमने जो देखा, 1980 तक 1970s या का डिकेड जो है वो मतलब 1971 से लेकर 1980 तक होता है. सो 1980 तक की मूवमेंट्स हमने देखी जो कुछ भी इवेंट्स हुई वो सब हमने देखा. यू रीड इट होल द पोर्शन दैट वी हैव लर्न टुडे. तो आप इसको पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए. So this is all about today's video lecture. We will learn next topic, subtopics in next video lecture. Thank you. Have a nice day all of you.